नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत करते हैं। यूजीसी नेट गोल्ड आप लोग देख रहे हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के लिए हम लोग पेपर सेकंड की तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को। और ये 7वीं क्लास आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है। एमसीक्यू क्लास रहेगी। आप स्रोतों की व्याख्या और आलोचना के बारे में इससे पहले हमने व्याख्यात्मक एक आपकी क्लास देखी थी, उसी से संबंधित आपके जो है 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, स्रोतों की प्रामाणिकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि स्रोत जो है उनकी प्रामाणिकता का अर्थ क्या है। स्रोतों की प्रामाणिकता का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 25 क्वेश्चन देखने व्याख्या और आलोचना पर आधारित रहेंगे, ठीक है। तो स्रोतों की प्रामाणिकता का अर्थ आप लोगों को बताना है। ए में दिया गया आपका स्रोत का स्थान, बी में है आपका स्रोत की भाषा, सी में है आपका स्रोत का वास्तविक और प्रमाणित होना, और डी में दिया गया आपका स्रोत की व्याख्या। तो फटाफट आप लोगों को जो है इसका आंसर बताना है। बता दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी, ठीक है। स्रोतों की प्रामाणिकता का अर्थ होता है स्रोत का वास्तविक और प्रमाणित होना, ठीक है। स्रोत का प्रमाणित होना और वास्तविक होना के स्रोत जो है वास्तविक है और उसका प्रमाण जो है उसको प्रमाणित भी किया गया हो, तो उसी को माना जाएगा स्रोत की प्रामाणिकता का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, किस स्रोत को सबसे अधिक पक्षपाती माना जाता है। बताओ भाई, पक्षपाती सबसे ज्यादा किस स्रोत को माना जाएगा। देखिए, पक्षपाती उस स्रोत को माना जाएगा जो अपने राजा की प्रशंसा में लिखा गया हो, या अपने प्रधानमंत्री की, राजा की, या अपने हित को ध्यान में रखकर लिखा गया हो, तो उसको कहा जाएगा। तो यात्रा का वृतांत तो आपका पक्षपाती नहीं माना जाएगा, ना ही लोकगीत को माना जाएगा। ऐसे लोकगीत को जो है वास्तविक भी नहीं माना जाता, लेकिन सबसे ज्यादा जो है पक्षपाती इसको नहीं माना जाएगा। पूरा लेख को भी नहीं माना जाएगा। राज्य की प्रशस्ति जो होती है अपने राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है और उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है लेखक लिखने का प्रयास करता है ताकि राजा से उसको पुरस्कार प्राप्त हो सके, या राजा का जो है राजा की नजर में उसका सम्मान बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, समन्वयात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। समन्वयात्मक जो अध्ययन है इसका उद्देश्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना। समन्वयात्मक का मतलब एक स्रोत पर नहीं, अनेक स्रोतों का अध्ययन करने के बाद, अनेक स्रोतों की तुलना करने के बाद समन्वयात्मक निकाला जाता है। तो ये तो होगा नहीं, सभी स्रोतों को नकारना, सभी स्रोतों को नकारा भी नहीं जा सकता। केवल धार्मिक ग्रंथों को भी नहीं पढ़ा जाएगा, विभिन्न स्रोतों को मिलाकर समग्र समझ बनाना, यानी कि बहुत सारे स्रोतों को पढ़ने के बाद एक समग्र समझ बनाने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। उसी को कहा जाएगा समन्वयात्मक अध्ययन का उद्देश्य, ठीक है भाई। तो सी आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो रहेगा आपका, किस प्रक्रिया से स्रोत की विश्वसनीयता तय होती है। यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी भी स्रोत की विश्वसनीयता, वास्तविकता तय की जाती है। स्रोत की भाषा को देखकर केवल आप जो है स्रोत की विश्वसनीयता को तय नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होगा। अन्य स्रोतों से तुलना करके हो सकता है, लेखक का नाम देखकर नहीं करोगे, स्रोत की स्याही देखकर भी नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर एक स्रोत की अन्य स्रोतों के साथ तुलना करने के बाद आप उसकी विश्वसनीयता को तय कर सकते हो कि हाँ ये कितनी सच्चाई इसमें है। तो बी आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका, क्या ह्वेनसांग का विवरण क्यों विश्वसनीय माना जाता है। ह्वेनसांग देखिए एक चीनी यात्री था और वो किसी एक राजा के दरबार में नहीं रहा, किसी भी एक राजा के दरबार में नहीं रहा, घूमता फिरा इधर से उधर, ठीक है। और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, ठीक है। तो किसी एक राजा के साथ में उसका कोई जुड़ाव या लगाव नहीं था। ये वास्तविकता है कि वो हर्षवर्धन के काल में सबसे ज्यादा रहा, लेकिन अन्य राजाओं के दरबार में भी गया, घूमा फिरा, उसने यात्रा की, ठीक है। इसलिए जो है उसको सबसे विश्वसनीय माना जाता है। नंबर ए पर दिया गया है वह विदेशी था। चलो ये बात सही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि आंसर आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आपका सही होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन क्वेश्चन से इसका कोई संबंध नहीं है। उसने तटस्थ दृष्टिकोण से अवलोकन, ये बात सही है कि उसने जो है निष्पक्ष होकर जो है अवलोकन किया, अध्ययन किया, और जो उसको दिखाई दिया वास्तविकता की जो सच्चाई उसको दिखाई दी समाज में, यहाँ के देश में, आपका तीर्थ स्थलों में, तो उन्हीं के बारे में उसने लिखा है। तो उसने तटस्थ दृष्टिकोण से अवलोकन किया, ये आपका क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो इस आधार पर उसको सबसे विश्वसनीय माना जाता है। उसने भारतीय
भारतीयों को दोषी बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, केवल राजा की विजय बताने वाला शिलालेख कैसा स्रोत हो सकता है? केवल राजा की विजय बताने वाला, भाई राजा की हार भी हुई होगी थी, राजा ने कुछ गलत कार्य भी किए होंगे, कुछ गलत निर्णय भी लिया होगा, लेकिन उसने क्या करा, केवल राजा की विजय, राजा की जीत को दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसा शिलालेख आपका तटस्थ नहीं माना जाएगा, धार्मिक नहीं माना जाएगा और वैज्ञानिक भी नहीं माना जाएगा। ऐसे आपका शिलालेख को माना जाएगा क्या, पक्षपाती और प्रचारात्मक, यानी कि प्रचार करने के उद्देश्य से और पक्षपात के रूप में उसको लिखा गया है, केवल अपने राजा की प्रशंसा दिखाई गई है, तो ऐसा उसको माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आत्मकथाओं में क्या प्रमुख होता है? आत्मकथाओं में राजा सॉरी शासक का दोष होता है, या लेखक का दृष्टिकोण होता है, या फिर केवल तटस्थता होगी, या फिर धार्मिक प्रचार? देखिए, आत्मकथाएं जो होती हैं, आत्मकथाओं में लेखक का दृष्टिकोण होता है। लेखक जो है अपनी विचारधारा को लिखता है, ठीक है जी। क्या होता है, लेखक अपनी विचारधारा को लिखता है। तो कुल मिलाकर लेखक का दृष्टिकोण इसमें आपको देखने को मिलेगा, ना तो राजा का दोष मिलना और ना ही तटस्थता मिलेगी और ना ही धार्मिक प्रचार ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, आईने अकबरी पढ़ते समय इतिहासकार को क्या करना चाहिए? आईने अकबरी पढ़ते समय देखिए, आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई और अपने राजा अकबर की प्रशंसा में उसके शासनकाल को जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। तो बिना आलोचना पढ़ना चाहिए, केवल प्रशंसा पर ध्यान देना चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, या उसे नकार देना चाहिए? देखो, नकारने का तो कोई आपका ऑप्शन उत्पन्न होता नहीं, ठीक है, ना तो उसको नकारना चाहिए, ठीक है, और ना ही उसको जो है क्या है, ठीक है, उसकी आलोचना थी, बिना आलोचना के पढ़ना चाहिए, बिना आलोचना के नहीं पढ़ना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए, केवल प्रशंसा पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, और चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि वो आपका केवल अपने राजा की प्रशंसा में लिखा है अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, स्रोत की कालावधि कैसे तय की जाती है? स्रोत की जो कालावधि होती है, आयु जो होती है, जो काल होता है, वो शिल्प कला से, भाषा शैली से, या तिथि और शासक के नाम से, या फिर लेखक की जाति से? देखिए, किसी भी स्रोत की कालावधि या उसके काल के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो एक तो हमें तिथि देखनी होती है और शासक के नाम को देखना होता है। इसके बाद उसी समय वो शासक रहा हो, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो कुल मिलाकर सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तिथि और शासक के नाम से हमको किसी भी स्रोत की कालावधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है या तय की जाती है। स्रोतों की आलोचना क्यों आवश्यक है? स्रोत जो है उनकी आलोचना करना क्यों अनिवार्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। ए में दिया गया है उन्हें नष्ट करने के लिए, जी नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं, केवल आलोचना करने के लिए, केवल आलोचना करने के लिए तो नहीं हो सकता। तथ्यात्मकता और निष्पक्षता के लिए हो सकता है, पुराने स्रोतों को हटाने के लिए भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसका भी आंसर आपका सही आपको देखने को मिलेगा, कौन सा भाई, सी, ठीक है। तथ्यात्मकता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए स्रोतों की आलोचना करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किन स्रोतों में धार्मिक पक्षपात अधिक हो सकता है? बताओ भाई, कौन से वे स्रोत हैं जिनमें धार्मिक पक्षपात सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? क्या पुरालेखों में मिलेगा? पुरालेखों में धार्मिक पक्षपात आपको अधिक देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है लेकिन अधिक नहीं मिलेगा। यात्रा वृतांत में भी नहीं मिलेगा, धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा, सिक्कों में नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्के जो होते हैं इनमें आपको सॉरी, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें अपने धर्म को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि दूसरे धर्मों की आलोचना देखने को मिल जाएगी, या पक्षपात आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राजकीय आदेश किसका प्रमाण होते हैं? राजकीय जो आदेश हैं वे किसका प्रमाण होंगे, इस बात को भी बताना। भाई, ए में दिया गया है धार्मिक विश्वास का, धार्मिक विश्वास से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रशासनिक प्रणाली हो सकता है, सांस्कृतिक नीति का नहीं होगा, लोक कथा का भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बी आंसर आपका इसमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राजकीय आदेश जो होंगे वे प्रशासनिक प्रणाली का प्रमाण होते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्रोत में सबसे कम पक्षपात होता है? बताओ जी, वह कौन सा स्रोत है जिसमें सबसे कम पक्षपात देखने को मिलता है? ए में क्या दिया गया, देखो भाई, ए में दिया गया है आपका क्या, प्रशस्तियां। प्रशस्तियों में तो पक्षपात देखने को मिलेगा, अपने राजा के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये तो आपका सही हो नहीं सकता भाई। सिक्के हो सकते हैं, आत्मकथाएं, आत्मकथाओं में भी आपका पक्षपात होता है। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में भी पक्षपात आपको देखने को मिल जाएगा। जो सिक्के होते हैं, सिक्कों में आपको बहुत कम पक्षपात देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्के जो है किसी राजा के बारे में, उसके काल के बारे में, उसकी तिथियों के बारे में, या उस समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो है सबसे कम जो पक्षपात देखने को मिलेगा वो आपको सिक्कों में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर
की बात करें, किताबुल हिंद को मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? यह बौद्ध ग्रंथ है? बिल्कुल भी नहीं, बौद्ध ग्रंथ नहीं है। ये तो एक आपका अरबी ग्रंथ है, ठीक है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया, तो बौद्ध ग्रंथ तो नहीं है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया जी? नहीं। यह विदेशी दृष्टिकोण से लिखा गया है, ये बात सही है। यह मौखिक स्रोत है, मौखिक नहीं लिखित स्रोत है, तो ये विदेशी दृष्टिकोण से लिखा गया है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वे अरबी थे, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी थे, जो आपके महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ, जब उसके आक्रमण हुए तो उसी के साथ भारत में ये आया था, और इसने जो यहाँ पर देखा उसके बारे में उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपने देश की को ध्यान में रखते हुए उसने ये चीजें सारी की सारी लिखी थी, ठीक है, उस पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसी स्रोत की आलोचना में कौन सी बात देखी जाती है? किसी भी स्रोत की आलोचना करने में कौन सी बात देखना सबसे जरूरी? क्या लेखक का नाम देखकर आलोचना करोगे? जी नहीं, लेखक का नाम देखकर आप आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि लेखक आपका जरूरी नहीं कि लेखक के नाम को देखकर आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य देखकर हो सकता है, उसका रंग देखकर नहीं करोगे, लिपि देखकर नहीं करोगे। किसी भी स्रोत की आलोचना अगर आपको करनी है तो उसका उद्देश्य देखोगे, उसे पढ़ोगे, उसका मोटो क्या है, ठीक है, वो क्या जो है बताना चाहता है, उसी के आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो 16 आ जाएगा, कौन सा स्रोत विश्लेषण की दृष्टि से सबसे अधिक तटस्थ हो सकता है, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है? विश्लेषण करना हो, अगर किसी चीज का अध्ययन करना हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो कौन सा स्रोत ऐसा होगा जो सबसे विश्वसनीय यानी कि तटस्थ हो सकता है या मजबूत हो सकता है? आत्मकथा तो नहीं होगी, आत्मकथा में अपने बारे में ज्यादा लिखते हैं, धार्मिक ग्रंथों में अपने धर्म के बारे में ज्यादा लिखोगे, पुरालेख भी नहीं होगा। यात्रा वृतांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भाई, यात्रा वृतांत को ही सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाएगा, ठीक है, इसको माना जाएगा, यात्रा वृतांत को सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो यात्रा वृतांत आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब कोई स्रोत केवल एक पक्ष का दृष्टिकोण दिखाता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब कोई वो जो है स्रोत जो है केवल एक ही पक्ष को दिखाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पक्षपाती। उसे पक्षपाती कहा जाएगा, निष्पक्ष नहीं कहेंगे, विश्वसनीय नहीं कहेंगे, वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, पक्षपाती उसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समन्वयात्मक अध्ययन का दूसरा नाम क्या है? समन्वयात्मक अध्ययन अध्ययन का दूसरा नाम क्या होगा? क्या मौखिक मौखिक परंपरा होगी? जी नहीं, मौखिक परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं है, मौखिक परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं है। तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है, वैज्ञानिक इतिहास नहीं रहेगा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहेगा, तो तुलनात्मक विश्लेषण इसको कहा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्रोतों की आलोचना में आंतरिक आलोचना किसे कहा जाता है? स्रोतों की जो आलोचना की जाती है उसमें आंतरिक आलोचना किसे कहेंगे, ये आपको बताना है जी। स्रोत के कागज की गुणवत्ता का, या स्रोत की सामग्री का विश्लेषण, स्रोत की स्याही की जांच, या स्रोत के लेखक का धर्म, ठीक है। देखिए, स्रोत की आलोचना में आंतरिक आलोचना की अगर हम बात करें तो स्रोत के कागज की गुणवत्ता तो इसमें होगा नहीं। एक मिनट भैया, गुणवत्ता तो इसमें होगा नहीं भाई। इसके बाद स्रोत की सामग्री का विश्लेषण हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। स्रोत की सही की जांच नहीं की जाएगी। स्रोत के लेखक का धर्म, लेखक के धर्म के बारे में भी कोई ज्यादा इसमें नहीं कहा जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई, ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्रोत में प्रयुक्त भाषा से क्या जानकारी मिल सकती है? मान लो आपने किसी स्रोत में एक जो भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा से किस बात की जानकारी मिलेगी? लेखक की पसंद, या लेखक की जाति, या फिर लेखक का व्यवसाय, या फिर आपका सी में जो दिया गया है स्रोत की कालावधि और क्षेत्र। देखिए, प्रयुक्त जो भाषा है, भाषा से क्या जानकारी मिल सकती है? भाषा से आपको जो है उस क्षेत्र की, स्रोत की कालावधि के बारे में जानकारी मिल सकती है, और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि भाई उस क्षेत्र में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस भाषा की जो है उस क्षेत्र की जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, आत्मकथा की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? देखिए, आत्मकथा की जो सबसे बड़ी सीमा होगी वो क्या होगी, ये आपको इसमें बताना। ए में दिया गया है आपका, वह वैज्ञानिक होती है। देखिए, आत्मकथा में वैज्ञानिकता का तो कोई गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा,
वह दूसरों के विचार देती है, जी नहीं, अपने विचार देगी। वह लेखक की दृष्टि से सीमित होती है, लेखक जो है उसे अपनी नजर से अपनी प्रशंसा के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसको उसकी रचना करता है। तो कुल मिलाकर वह लेखक की दृष्टि से सीमित होती है, काल्पनिक नहीं होगी। ठीक है, काल्पनिक नहीं होगी, उसमें सच्चाई भी कुछ आपको देखने को जरूर मिलती है भाई। ठीक है, क्योंकि लेखक ने खुद अपने बारे में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। किसी स्रोत में तिथि का उल्लेख किसके लिए आवश्यक है? लेखक की उम्र जानने के लिए? जी नहीं, लेखक की उम्र जानने के लिए सही नहीं है। लेखक की उम्र जानने के लिए नहीं है। स्थान जानने के लिए? जी नहीं, स्थान जानने के लिए भी नहीं है। इसके अलावा स्रोत की काल प्रमाणिकता तय करने के लिए बिल्कुल सही है। स्रोत का नाम जानने के लिए भी नहीं होगा। तो सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। किसी स्रोत में तिथि का उल्लेख जो किया गया है वो किसके लिए आवश्यक है? उस काल की प्रमाणिकता तय करने के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे उस काल के बारे में हमको पता लगता है कि कौन से काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय राजा कौन थे, कैसा प्रशासन था, इस सब की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक ही घटना के कई स्रोतों में भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक ही घटना के कई स्रोतों में भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ए में दिया गया है सभी बच्चे सभी सच्चे होते हैं, बी में है दृष्टिकोण और उद्देश्य में अंतर है, भाषा की कठिनाई, और डी में दिया गया लेखक की लिपि। दोबारा पढ़ लेते क्वेश्चन को। एक ही घटना के कई स्रोतों में भिन्नता का मुख्य कारण, दृष्टिकोण सभी सच्चे होंगे? ये नहीं, भाषा की कठिनाई नहीं होगी, लेखक की लिपि नहीं होगी, दृष्टिकोण और उद्देश्य में अंतर देखने को मिल सकता है। कई स्रोतों में भिन्नता का मुख्य कारण यह हो सकता है, भाई एक ही काल की घटना है और अलग अलग स्रोत हैं, तो सब में क्या होगा, अलग अलग सबके उद्देश्य हो सकते हैं, दृष्टिकोण सब लेखक का अलग अलग हो सकता है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्रोतों का अध्ययन जानना क्यों आवश्यक होता है? स्रोतों का अध्ययन जानना क्यों अनिवार्य है या क्यों आवश्यक होता है, ये आपको इसमें बताना है। लेखक का धर्म जानने के लिए? जी नहीं, लेखक का धर्म जानने के लिए स्रोत का अध्ययन नहीं किया जाता या उसका ये उद्देश्य नहीं होता है भाई। उसकी निष्पक्षता और पक्षपात समझने के लिए हो सकता है, उसकी भाषा जानने के लिए नहीं होगा, उसकी स्याही को देखने के लिए ये नहीं। बी आंसर आपका हो जाएगा भाई, उसकी निष्पक्षता और पक्षपात को समझने के लिए ही स्रोतों का अध्ययन का जानना बहुत जरूरी होता है। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, कौन सा स्रोत उद्देश्य की दृष्टि से अधिक प्रचारात्मक होता है? यानी कि प्रचार करने के लिए सबसे ज्यादा किस स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देख कौन सा स्रोत है जिसका उद्देश्य होता है केवल जो है क्या, प्रचार करना, ठीक, अपने राजा के बारे में या अपने जो है क्षेत्र के बारे में या अपने बारे में। ठीक, अगर आत्मकथा होता तो उसको भी कह सकते हैं कि भाई अपने बारे में कर रहा, आत्मकथा में, आत्मकथा ऑप्शन में दिया नहीं गया। ठीक है, तो यात्रा वृतांत है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, प्रशस्ति है, ये हो सकता है, पुरालेख ये नहीं होगा, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर प्रशस्ति जो होता है वो किसी राजा की प्रशंसा में या किसी की प्रशंसा में लिखी गई लेख को ही प्रशस्ति लेख कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आंसर इसका होगा आपका बी। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और आप लोगों ने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अंतिम क्लास आपकी कल होगी 18वीं क्लास। ठीक है, और आपकी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग देखो 18 क्लास में मैंने पहली यूनिट आपकी कंप्लीट कराई है। इसके बाद जो दूसरी यूनिट होगी काफी लंबी है, उसमें लगभग आपका पूरा प्राचीन भारत आने वाला है। तो लगभग उसमें मान के चलो कम से कम आपका 30 से 40 क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी जो यूनिट रहेगी। ठीक है, तो भाई यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, चलो जी, नमस्कार।